हेलो एवरीवन। सो आज से हमने क्लास 12th के लिए बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। तो एक सीरीज हमने यहां से स्टार्ट की है। तो क्लास 10th और 12th का हम पूरी बोर्ड्स की प्रिपरेशन आपको करवाएंगे। उसमें हर चैप्टर के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं। उसके जो लेवल है कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर या फिर 4 नंबर क्वेश्चन है आपके पास 10th में, और 1, 2 और 4 और 6 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं क्लास 12th में। तो उस हिसाब से हम क्वेश्चंस आपको लेंगे उस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और उनको हम यहाँ पर सोल्व कराएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले क्लास 12th का सीबीएसई लेवल के लिए। तो फर्स्ट चैप्टर हमारे पास सीबीएसई बुक में सबसे पहले आता है रिलेशन एंड फंक्शंस। तो फर्स्ट चैप्टर हम यहाँ पर आज ले रहे हैं। तो चलते हैं, हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ r इक्वल्स टू x, y, x प्लस 2y इक्वल्स टू 8 इक्वेशन हमें दे रखी है। एक रिलेशन है, इज एन रिलेशन ऑन n। n मतलब नेचुरल नंबर पर दिया हुआ है, ठीक है। राइट द रेंज ऑफ r, हमें इस r जो रिलेशन है इसकी रेंज फाइंड आउट करनी है। अब ये क्वेश्चन जेईई मेन का तो नहीं है, बोर्ड का है। तो आपको क्या करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है सब कुछ। जो आप सोच रहे हो, जो वैल्यू आप ले रहे हो x की, y की, उनको आपको लिखना है और फिर इसकी रेंज बताना है। तो मैं यहाँ पर यह भी बताता रहूंगा कि आपको कैसे सॉल्यूशन लिखना है, कैसे सॉल्यूशन देना है, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर आपके 2 नंबर का आ गया, तो आपके पास एक क्वेश्चन 1 नंबर तो आपके पास स्टेप मार्किंग का भी दे देगा कि क्या क्या इसने वैल्यू ली है, और 1 नंबर हो जाएगा आपके पास रेंज का, ठीक है। तो चलते हैं हम सबसे पहले। तो हमें इक्वेशन दे रखी है x प्लस 2y इक्वल्स टू 8, ठीक है। अब हमें इसकी रेंज फाइंड आउट करनी है। तो रेंज क्या होती है? अब देखो x, y में है हमारे पास, तो x क्या हो जाएगी इसकी रिलेशन की डोमेन, और y क्या हो जाएगी रेंज, ठीक है। तो रेंज मतलब y की वैल्यूज, ठीक है। रेंज हमें फाइंड आउट करनी है, मतलब y की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। तो y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इसको कैसे लिख सकते हैं? 2y इक्वल्स टू 8 माइनस x, ऐसे लिख लेंगे। और y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 माइनस x बाई 2। इसको हम और आगे लिख सकते हैं। तो 8 बाई 2 4 माइनस x बाई 2। ये मैंने क्यों लिखा? क्योंकि मेरे को y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू यहां पर पुट करूंगा। अब कैसे पुट करूंगा? अब मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है रिलेशन है, ये किस पर डिफाइन है? n, नेचुरल नंबर पर डिफाइन है। नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 मींस 1 से ग्रेटर वाले, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर लूंगा मैं, ठीक है। तो मेरे को देखना है, और x और y नेचुरल नंबर होंगे, ये भी मेरे को पता है। तो रेंज फाइंड आउट करने मींस y की वैल्यू कैसे होंगी? अब देखो नेचुरल नंबर क्या क्या लेंगे। तो x की वैल्यू ले लेते हैं मिनिमम 1। तो 1 लेंगे, तो यहाँ बताओ 4 माइनस 1 बाई 2, तो कितनी हो जाएगी वैल्यू? 4 माइनस 1 बाई 2 होती है हमारे पास वैल्यू 7 बाई 2 मीन्स 7 बाई 2 वैल्यू होगी। अब 7 बाई 2 y की वैल्यू आई है। अब मेरे को पता है x और y क्या है, एक में रिलेशन डिफाइन है, और x और y की वैल्यू नेचुरल नंबर है। 7 बाई 2 नेचुरल नंबर है नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है। ये तो एक रेशनल नंबर हो गया। तो मीन्स 1 पॉसिबल नहीं होगा। मतलब x की कौन सी वैल्यू लें कि y की वैल्यू नेचुरल हो जाए? तो x की वैल्यू वो वैल्यू लेंगे जो 2 के मल्टीपल में होंगी, मीन्स क्योंकि 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो कौन कौन से हो जाएंगी? 2, 4, 6, 8, 10 इस हिसाब से, ठीक है। और जब तक लेना है जब तक y नेचुरल नंबर हो। तो देखो x की वैल्यू मैं 2 ले लेता हूं, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 माइनस 2 बाई 2 1 आ गई, वैल्यू 3 आ गई। अब x की वैल्यू क्या लेंगे? 4, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 माइनस 4 बाई 2 2, कितनी हो गई? 2। x की वैल्यू 6 लेंगे अब, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 माइनस 6 बाई 2 3, तो 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 कितने हो गया? 1। अब x की वैल्यू 8 लो, 8 लेते 8 बाई 2 4, और 4 माइनस 4 0 आ जाएगी y की वैल्यू। और y की वैल्यू 0 आ गई, तो मेरे को बताओ y की वैल्यू 0 हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि y की वैल्यू क्या है? नेचुरल नंबर होनी चाहिए, और 0 नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। तो जो हमारे पास x की वैल्यू लेने पर y की वैल्यू आई है, वो हमारे पास इस रिलेशन r की रेंज हो गई। ये इसका आंसर था। तो रेंज यहाँ पर क्या लिख सकता हूं, या मैं y की वैल्यू बोल दूं क्या क्या पॉसिबल है? y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और 3 हो सकती है, मीन्स 1, 2, 3 ये मैं यहाँ पर लिख सकता हूं। और मैं यहाँ पर लिख भी दूंगा कि रेंज ऑफ रिलेशन r, रेंज ऑफ r क्या हो जाएगी? 1, 2, 3। रेंज में हमारे पास क्या क्या एलिमेंट होंगे? 1, 2 और 3, ये 3 नेचुरल नंबर्स इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर था। तो ये क्वेश्चन रिलेशन ऑफ फंक्शन में 1 मार्क का क्वेश्चन आता है हमारे पास, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन लिया है, बस 2-3 स्टेप्स का,
ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल रिलेशन ऑफ फंक्शन में, और दूसरा एक क्वेश्चन 2 का हो सकता है या फिर एक 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। 4 नंबर का वो इक्विवेलेंस पर, तो वो किससे रिलेटेड मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं, 1 बाइजेक्टिव फंक्शन, 1 ऑन 2, या फिर इक्विवेलेंस, या फिर बाइनरी ऑपरेशंस पे भी मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिए। तो सभी कंसेप्ट पे मैंने इसमें क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है हर साल बोर्ड्स में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ दिस स्टार, ये आपको दिया है तो ये बाइनरी ऑपरेशंस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो दे रखा है आपके पास ऑपरेशंस कि स्टार है इज डिफाइंड ऑन द सेट आर, कोई सेट है आर है, ऑफ ऑल रियल नंबर्स इफ ए डॉट बी, ये ए डॉट बी नहीं, ये स्टार ही है, ठीक है। ये कैसे डिफाइन है, ए स्टार बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे डिफाइन है, ठीक है। कोई भी ए और बी क्या है इसमें, नंबर से, रियल नंबर से, ये भी दिया हुआ है। फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट इन आर विद रेस्पेक्ट टू दिस स्टार, स्टार के उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आपको क्या दे रखा है, लेट सपोज, अब मैं बोल सकता हूं कि ए स्टार बी, यदि आइडेंटिटी एलिमेंट लेना है मेरे को, तो ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू ए, ये आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो यहां पर ये इसकी डेफिनेशन होती है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा यहां पर, B is the identity element, B is the identity element, ऐसे आपको आंसर देना है, ऐसे लिखना है, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया हमारे पास, क्योंकि इसकी डेफिनेशन है। तो B यहां से आइडेंटिटी एलिमेंट, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये बोर्ड का एग्जाम है, यहां पर हम लिख रहे हैं सब कुछ, हर स्टेप को आपको लिखना है, किसी को स्किप नहीं करना है, ठीक है। ऐसे आपको लिखना है B is the identity element, और कई चीजें मैं आपको बोलता रहूंगा कि ये चीज आपको राइट डाउन करनी है सॉल्यूशन में। तो B आइडेंटिटी एलिमेंट, तो A स्टार B की का मतलब क्या है, दे रखा है इसको स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए स्टार बी का मतलब क्या है, ए, तो इक्वल्स टू ए लिख लिया, और बी स्टार ए का मतलब ये है। तो यहां से देखो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ऐसे आप लिख सकते हो। तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट, बी स्क्वायर की वैल्यू 0 आ गई, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 आ गई। आप ऐसे अंडरलाइन कर दो, ठीक है, या उस पर कुछ बना दो, हाईलाइट कर दो पेंसिल से, ठीक है, आंसर पर, कि जिससे एग्जामिनर जब चेक करे कॉपी तो आपको पता चल जाएगा हाँ आपकी आइडेंटिटी एलिमेंट की वैल्यू 0 आई है, उसको पता चल जाए डायरेक्टली, उसका ध्यान इस पर चला जाए, ठीक है। तो ये तो आपके पास ए स्टार बी से आएगा। अब दूसरी डेफिनेशन भी है कि बी स्टार ए इक्वल्स टू ए, तो बी स्टार ए भी लिख लेंगे हम। तो कैसे आ जाएगा वो हमारे पास कि बी स्टार ए क्या होता है, बी स्टार ए, तो ए स्टार बी के डेफिनेशन हमें क्वेश्चन में दे रखी है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्टार ए क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और इसका मतलब क्या है, इक्वल टू ए, क्योंकि बी तो क्या है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो आप, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, बी स्क्वायर की वैल्यू आगे 0 आ गई, ठीक है। तो बी स्क्वायर 0 मतलब बी इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू 0, यहां से b इक्वल टू 0 आ गया, यहां से b इक्वल टू 0। b क्या था हमारे पास, हमने शुरू में स्पेसिफाई किया था, लिखा था b इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, तो मींस आइडेंटिटी एलिमेंट की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, मींस आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा आपके पास 0, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट इक्वल टू 0 हम ये लिख देंगे, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा था कि फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट इन आर विद रेस्पेक्ट टू दिस स्टार, तो वो आ जाएगा इक्वल टू 0। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को फ्रेम करना है, ऐसे लिखना है, ठीक है। आपका मार्क्स फुल बाय फुल आएंगे, इसमें हमारा कोई भी आपको मार्किंग कटेगी नहीं, स्टेप बाय मार्किंग यदि करेगा तो, क्योंकि हर चीज हमने यहाँ पर लिखी है जो भी हमें चाहिए थी, स्क्वायर करना था या फिर उनकी वैल्यू स्पेसिफाई करनी थी, ठीक है। तो सारे स्टेप मैंने यहाँ पर ले लिए, क्योंकि जो मैंने शुरुआत में आपको बताए थे, ये ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए इक्वल टू ए, वेयर बी इज ए आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। तो ये आपके पास 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है हमारे पास, इस लेवल की ये क्वेश्चन आपके पास 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, रिलेशन ऑफ फंक्शन में पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट n denotes the set of all natural numbers and r is the relation on n cross n। n है नेचुरल नंबर्स का सेट है और रिलेशन आ रहा है वो डिफाइन है n क्रॉस n पर, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पर। ये डिफाइंड बाई a, b, r, c, d इफ ad इंटू में b प्लस सी इक्वल टू bc इंटू में a प्लस डी, सो दैट r इज इक्वल। ये 4 मार्क का क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। ये ऐसी इस टाइप का क्वेश्चन रिलेशन फंक्शन में 4 नंबर में पूछे जाते हैं बोर्ड्स में, ठीक है। तो अब आपको कैसे इसमें सोल्व करना है, कैसे लिखना है, कैसे स्पेसिफाई करना है चीजों को, वो हम आपको बताऊंगा।
अब आपको पता भी है इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन, कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस कब होता है, जब वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, तभी हम बोलते हैं कि वो रिलेशन आर इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो हम इसकी सारी प्रॉपर्टी चेक करेंगे कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक या फिर ट्रांजिटिव। अब चेक क्या करना है, क्योंकि बोर्ड में देखो इसने बोला कि सो दैट हमें शो करना है, तो कैसे बताएंगे अब हम। तो डेफिनेशन हमें दे भी रखी है इसकी कि ए कोमा बी आर सी कोमा डी, क्या डिफाइन है हमारे पास, ये डिफाइन है कि ए डी इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू बी सी इंटू ए प्लस डी। अब इसका मतलब समझ लो आप, क्या मतलब है, देखो ए कोमा बी और सी कोमा डी है, तो मतलब ए डी इंटू बी प्लस सी लिखा था। ए डी मतलब इसका जो ब्रैकेट है, इसमें दो एलिमेंट्स हैं, इसका फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लीकेशन और सेकंड और थर्ड यहाँ का, इन दोनों का सम। सेकंड में क्या है, आगे उसमें इन दोनों का जो सम क्या था, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और बचा होगा फिर उसका सम, इस हिसाब से है। क्योंकि आगे हम बताएंगे जब इसकी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, तो उसमें आपको एक और सेट लेना पड़ेगा, ए कोमा बी, ए कोमा बी, सी कोमा डी और ई कोमा एफ। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं हम इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी इक्विवेलेंस के लिए कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या हो जाएगा, तो हमें पता है ए बी सी डी ऑल आर नेचुरल नंबर्स, क्योंकि रिलेशन किस पर डिफाइन है, रिलेशन ऑन एन क्रॉस एन, नेचुरल नंबर्स पर डिफाइन है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी के लिए मैं यहां पर लिख दूंगा कि ए कोमा बी आर ए कोमा बी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसकी डेफिनेशन देखो, ए बी इंटू में बी प्लस ए, और ये किसके इक्वल होगा, बी ए इंटू में ए प्लस बी। अब मुझे बताओ ये इक्वल है या नहीं है। यहां ए बी है, यहां ए बी है, तो यहां पर क्या है, ए बी ही है, ए बी तो है, बी ए लिख दो, ए बी लिख दो, दोनों नेचुरल नंबर्स हैं ए और बी। ठीक है, तो ये इक्वल है, और ए प्लस बी भी यहाँ पर ए प्लस बी है। ठीक है, ए प्लस बी लिख दिया, बी प्लस ए, तो दोनों इक्वल है। तो बोल सकता हूं कि रिलेशन आर क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, हम पहले लिख सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, तो मैं बोल सकता हूं आर इज रिफ्लेक्सिव। आर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आर इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, अब आते हैं सेकंड इसके पार्ट पर, क्या है, अब देखते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो सिमेट्रिक आप लिख सकते हो या फिर बाद में लिख दूंगा तो होगा। तो क्या हो जाएगा, ए कोमा बी आर सी कोमा डी। ठीक है, ये कैसे डिफाइन है आपके पास कि ए डी इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू बी सी इंटू ए प्लस डी, ए प्लस डी। ये तो आपके पास है, ये तो है। अब आपको क्या होना चाहिए, ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये होना चाहिए कि सी डी आर ए टू बी में। मतलब आपने सिमेट्रिक प्रॉपर्टी देखी हो क्या होती है, ए टू बी में होता है, बी टू ए में भी डिफाइन होना चाहिए। ए टू बी में है तो ए कोमा बी से डिफाइंड सी कोमा डी में है, तो सी कोमा डी से ए कोमा बी में भी होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है ये बताओ मुझे, सी बी इंटू में डी प्लस ए इक्वल्स टू डी ए इंटू सी प्लस बी। अब मुझे बताओ ये दोनों इक्वल है या नहीं है। देखो ए डी इंटू में बी प्लस सी, तो यहां पर देखो ये ए डी तो लिखा है, ए डी इंटू बी प्लस सी, ये किसका इक्वल है, बी सी इंटू में ए प्लस डी। तो ये बी सी लिखा हुआ है और इंटू में ए प्लस डी, दोनों इक्वल है। तो यहां से बोल सकता हूं मैं कि ए कोमा बी आर सी कोमा डी से ये डिफाइन है, सी कोमा डी टू ए कोमा बी डिफाइन है। तो हम बोल सकते हैं रिलेशन आर इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, तो आर इज ए सिमेट्रिक रिलेशन, आर इज सिमेट्रिक हो जाएगा। ऐसे आपको इसको लिखना है, ऐसे आपको स्टेप्स लिखने पड़ेंगे, तब आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। यहां पर 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो अब आते हैं हम इसके थर्ड प्रॉपर्टी, क्या आपके पास, ट्रांजिटिव। ठीक है, अब ट्रांजिटिव में देखते हैं, ट्रांजिटिव में क्या होता है आपके पास कि ए कोमा बी टू बी कोमा सी, ए कोमा बी टू सी कोमा डी, सी कोमा डी में क्या डिफाइन है आपके पास, ये है आपके पास ए डी इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू बी सी इंटू ए प्लस डी आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास दिया है, एंड सी डी से ई कोमा एफ तक क्या हो जाएगा, ई कोमा एफ तक ये आ जाएगा आपके पास सी एफ
CF इंटू CF D प्लस E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, DE इंटू में C प्लस F, C प्लस F, ये हो जाएगा आपके पास। अब ये डिफाइन है, ये दोनों तो दिया हुआ है, अब हमें किसके लिए करना है, A कोमा B टू E कोमा F, तो उसके लिए दोनों इक्वल है। तो यहां से मैं ले सकता हूं कि ये फर्स्ट इक्वेशन बोल देता हूं और इसको सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में मैं इसको BC से डिवाइड करता हूं, इसको AD से, इधर AD से डिवाइड करता हूं, तो डिवाइड कर दो, B प्लस C बाई BC क्या हो जाएगा, 1 बाई C प्लस 1 बाई B इक्वल्स टू A प्लस D अपॉन AD क्या हो जाएगा, 1 बाई D प्लस 1 बाई A, 1 बाई D प्लस 1 बाई A। ये इक्वेशन आपके पास थर्ड ले। अब सेम इसमें DE से इसको डिवाइड कर देंगे और CF को इससे डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, D से डिवाइड करेंगे 1 बाई E प्लस 1 बाई D इक्वल्स टू 1 बाई F प्लस 1 बाई C। ये इक्वेशन फोर्थ आ गई। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, ठीक है, दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो देखो ऐड कर दो, यहीं से ऐड कर सकते हो आप, या फिर एक स्टेप बता भी सकते हो, दोनों को ऐड करके दिखा सकते हो कि एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। तो देखो ऐड करेंगे, 1 बाई C से 1 बाई C कैंसल आउट, इधर 1 बाई D से 1 बाई D कैंसल आउट, क्या बचेगा, 1 बाई B प्लस 1 बाई E इक्वल्स टू 1 बाई A प्लस 1 बाई F। इधर मल्टीप्लाई क्या करना है, यहाँ एलसीएम ले लो, BE यहाँ AF एलसीएम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, B प्लस E इंटू में ये AF आ जाएगा और इक्वल्स टू इधर क्या आ जाएगा, BE इंटू में A प्लस F। और ये किसको दिखा रहा है हमारे पास, AF इंटू में B प्लस E इक्वल्स टू BE इंटू में A प्लस F। ये बता रहा है कि A कोमा D से रिलेशन E कोमा F तक डिफाइन है, ठीक है, ये बता रहा है हमारे पास, क्योंकि AF इंटू में B प्लस E, AF इंटू में B प्लस E, BE इंटू में A प्लस F, BE इंटू में A प्लस F, ठीक है। तो मतलब यदि A कोमा B से C कोमा D तक है और C कोमा D से E कोमा F तक है, तो मतलब ये रिलेशन A कोमा B टू E कोमा F तक भी डिफाइन है। मतलब रिलेशन R इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन, ये हम बोल सकते हैं। या आगे लिख देना कि R इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। तो अब हम बोल सकते हैं कि रिलेशन R रिफ्लेक्सिव भी हो गया, रिलेशन R सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, तो क्या हो गया रिलेशन R, इक्विवेलेंस रिलेशन। रिलेशन R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये आप बोल सकते हैं। तो हेंस प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास इसका पूरा सॉल्यूशन है। 4 मार्क का क्वेश्चन आता है रिलेशन और फंक्शंस में, इक्विवेलेंस रिलेशन आपसे पूछता है, कोई भी आपके पास रिलेशन दिया होगा, कैसे भी डेफिनेशन, जैसे इसकी ये डेफिनेशन थी, ठीक है। तो ऐसे आपको सॉल्यूशन पूरा देना है इसका, कोई भी स्टेप स्किप नहीं करने हैं, हर स्टेप को लिखना है, जो भी आप उसमें सोच रहे हो, कोई भी स्टेप आगे आप बढ़ा रहे हो, सम कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, या कुछ भी आप की प्रूव कर रहे हो कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन पर है। अब इसमें हमने 2 रिलेशंस ले लिए कि दोनों इक्विवेलेंस है। अब हम इसमें पूछा है कि सो दैट R1 और R2 जो इक्विवेलेंस रिलेशन है, उनका दोनों का इंटरसेक्शन इज आल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। तो R1 और R2 आपके पास इक्विवेलेंस दिया हुए हैं, ठीक है। तो R1 R2 दिए हुए हैं, तो लेट्स सपोज कोई A कोमा B एक सेट A के सेट के एलिमेंट है, A कोमा B कोई भी रियल नंबर्स है, उसमें डिफाइन है कि A कोमा B है A, तो AR1 AR होगा, ठीक है, एंड AR2 ये होगा, क्योंकि ये इसमें डिफाइन है, इक्विवेलेंस है, हमें दिया हुआ ये कंडीशन R1 और R2 दोनों इक्विवेलेंस है, मींस सॉरी सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है और रिफ्लेक्सिव भी है दोनों। तो अब A कोई भी एलिमेंट हो सकता है सेट A का, क्योंकि सेट A में ही डिफाइन है, सेट A में डिफाइन है, तो हमें पता है कि R1, अब हमें पता है कि A सेट कोई स्मॉल एलिमेंट A है, वो सेट A में है, और R1 और R2 दोनों इक्विवेलेंस है, तो मीन दोनों रिफ्लेक्सिव भी हैं। तो R1 एंड R2 बोथ आर रिफ्लेक्सिव, R1 एंड R2 रिफ्लेक्सिव हैं, तो हम ऐसे लिखेंगे बोथ आर रिफ्लेक्सिव, और रिफ्लेक्सिव हैं। तो रिफ्लेक्सिव है तो मतलब क्या होगा, A इज बिलोंग्स टू R1 और A ही एलिमेंट है R2 का भी, ठीक है, दोनों R2 के एलिमेंट है। अब दोनों इसके एलिमेंट हैं, एलिमेंट A इन दोनों रिलेशंस का एलिमेंट है, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन का तो होगा ही होगा, क्योंकि इनका एलिमेंट है, दोनों के इंटरसेक्शन में कॉमन आएगा, ठीक है। तो A ऑल्सो बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, इन दोनों का भी एलिमेंट होगा ही होगा, ठीक है। तो ये
जो मीन्स R1 इंटरसेक्शन R2 क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा। ठीक है, ये तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होगी। अब आते हैं हम इसकी सिमेट्रिक पर। तो सिमेट्रिक पर होता है, तो सिमेट्रिक में हमें पता है कि A, B इज एलिमेंट है सेट A का। ठीक है, R1 R2 बोथ आर इक्विवेलेंस है, मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन है, मतलब सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक हैं तो A, B टू B, A में भी डिफाइन है, A से B डिफाइन है तो B से A भी डिफाइन होंगे। ठीक है, यह है R1 के लिए कंडीशन है। ऐसे ही A, B टू B, A R2 के लिए भी डिफाइन है, क्योंकि दोनों सिमेट्रिक हैं। अब दोनों सिमेट्रिक हैं, इसमें डिफाइन है, इसके एलिमेंट्स R1 R2 के दोनों के एलिमेंट हैं, तो मैं बोल सकता हूं कि A, B टू B, A R1 और R2 दोनों के इंटरसेक्शन के भी होगा। कैसे होगा, क्योंकि दोनों जो एलिमेंट है A, B, A इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में है, तो इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट होते हैं, दोनों के कॉमन होते हैं, तो उनमें ये दोनों तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, क्योंकि दो रिलेशन है ना आपके पास, तो उसमें जो कॉमन एलिमेंट्स लेंगे R1 इंटरसेक्शन R2, तो मींस R1 इंटरसेक्शन R2 क्या हो जाएंगे, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएंगे। मींस R1 इंटरसेक्शन R2 इज सिमेट्रिक। क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन। अब आते हैं हम इसके बाद इसकी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी पर। ट्रांजिटिव क्या हो जाएगा, तो अब A, B सेट A में है और B, C भी सेट A में है। ठीक है, A, B, C किसमें हमारे पास, सेट A में है। ठीक है, तो रिलेशन R1 R2 दोनों इक्विवेलेंस है, तो मींस ट्रांजिटिव भी होंगे। ट्रांजिटिव होंगे मतलब क्या है कि A, B टू R1 क्या है आपके पास, डिफाइन है कि R1 में क्या होगा हमारे पास, A, B है, इसको हम ऐसे ले लेते हैं कि A, B टू R1 B, C, तो हम बोल सकते हैं कि ये A, C में भी डिफाइन होगा R1। ठीक है, अब हमें पता है A, B R2B इक्विवेलेंस है, तो क्या हो जाएगा A, C। ये दोनों क्या बता रहे हैं कि R1 और R2 ट्रांजिटिव हैं। अब दोनों ट्रांजिटिव है तो A, B, C और A, C इसके एलिमेंट हैं, तो मतलब इनके इंटरसेक्शन के एलिमेंट होंगे नहीं होंगे, दोनों के इंटरसेक्शन R1 और R2 दोनों के। जब पता है कि ये एलिमेंट तीनों एलिमेंट R1 में है, ये तीनों एलिमेंट R2 में है, तो इंटरसेक्शन में होंगे नहीं होंगे, क्योंकि कॉमन एलिमेंट होते हैं, दो कोई भी सेट्स होते हैं, इनके कॉमन एलिमेंट्स इंटरसेक्शन में आते हैं। ठीक है, तो मींस A, B टू R1 इंटरसेक्शन R2 B, C है, तो क्या हो जाएगा A, C में भी वो, तो हम बोल सकते हैं कि R1 इंटरसेक्शन R2 क्या हो जाएगा, एक ट्रांजिटिव भी रिलेशन। अब ट्रांजिटिव हो गया, सिमेट्रिक आपके पास हो गया और आपके पास रिफ्लेक्सिव हो गया, तो R1 इंटरसेक्शन R2 क्या हो गया, एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। इन तीनों के डेफिनेशन हमने यहाँ पर बता दिए। ठीक है, तो ये इसका प्रूफ था कि R1 इंटरसेक्शन R2, यदि R1 इंटरसेक्शन R2 इक्विवेलेंस रिलेशन हमें प्रूव करना था जब दोनों अलग अलग रिलेशंस इक्विवेलेंस थे। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सो दैट फंक्शन f आपके पास n to n है। n to n मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर मींस डोमेन और इसकी कोडोमेन है। क्या है, नेचुरल नंबर है, डोमेन कोडोमेन। गिवन दैट फंक्शन f(x) हमें दे रखा है x + 1 when x is odd, x - 1 when x is even। हमें बताना है कि बाइजेक्टिव है, मतलब बाइजेक्टिव यहाँ पर लिख तो दिया है, जरूर नहीं बोर्ड में एग्जाम में ऐसे बोल दे कि बोथ 1 1 and 2 1 लिख देगी, बस ये आपको प्रूव करना है कि बाइजेक्टिव है या नहीं है। ठीक है, तो बाइजेक्टिव का मतलब होता है 1 1 on 2। ठीक है, 1 1 का मतलब होता है इंजेक्टिव। ये चीज टर्म याद रख लो कि यदि कोई पूछे फंक्शन 1 1 है, या फिर हम बोल सकते हैं उसको इंजेक्टिव। ऑन 2 है उसको बोलते हैं सर्जेक्टिव, और यदि 1 1 on 2 दोनों है तो उसको बोल देते हैं उस फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, ठीक है। तो अब चलते हैं, फंक्शन हमारे पास क्या 1 1 देखना है हमें, तो 1 1 के लिए क्या देखेंगे, 1 1 के लिए क्या देते हैं, कोई भी एलिमेंट्स x1 और x2 इसके एलिमेंट्स है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि f of x1 इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, f of x2 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें दो की वैल्यूज इक्वल देखनी है, हमें ये इक्वल है या नहीं है। तो हमें इनकी दोनों की वैल्यू इक्वल हो गई तो मींस क्या होता है, मैनी वन या वन वन हमें प्रूव करना है।
तो हमें पता है फंक्शन यदि x ओड है तो हम देख रहे हैं कि व्हेन x इज ओड, व्हेन x इज ओड, ये ओड लिया हुआ है तो x ओड होगा तो f ऑफ x1 क्या हो जाएगा, ओड में x प्लस 1 है तो फिर x1 क्या हो जाएगा, x1 प्लस 1 इक्वल्स टू x2 क्या हो जाएगा, x2 प्लस 1। तो यहाँ से 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, x1 इक्वल्स टू x2 आ गया, x1 इक्वल्स टू x2 आ गया। क्या कंडीशन से, जब हमें पता था कि f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 था। इसका मतलब क्या है, x1 इक्वल्स टू x2 आ गया, मतलब दोनों सेम एलिमेंट को बता रहे हैं। x1 x2 कोई डिफरेंट एलिमेंट नहीं इस फंक्शन में, वो सेम ही एलिमेंट है। मतलब कि व्हेन x इज ओड था तो पता चल गया फंक्शन fx क्या हो गया, 1 1, वो सेम एलिमेंट को बता रहे हैं। तो यहां से पता है कि f इज 1 1। अब देखते हैं व्हेन x इज even, x even होगा तो क्या होगा, x even होगा तो फंक्शन x माइनस 1 हो जाएगा। तो f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 ले लेते हैं हम। f ऑफ x1 क्या हो जाएगा, x1 माइनस 1, क्योंकि इवन में ही है हमारे पास, इक्वल्स टू x1 माइनस 1, माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, ये x2 है। तो x1 इक्वल्स टू x2 आ जाएगा, x1 इक्वल्स टू x2 आ गया। तो मेरे को पता है कि f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 मैंने लिया था, उससे क्या आया मेरे पास, x1 इक्वल्स टू x2, मतलब दोनों सेम एलिमेंट को बता रहे हैं। मतलब x इज इवन हो तब भी हमारे पास क्या आ रहा है, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 आ रहा है, मतलब फंक्शन fx क्या हो गया, 1 1। तो इन दोनों से क्या प्रूव हो गया, f इज 1 1 फंक्शन, क्या आ गया, एक 1 1 फंक्शन है हमारे पास फंक्शन fx। ठीक है, अब हम दूसरा क्या देखना है, ऑन टू देखना है। अब ऑन टू के लिए क्या होता है, एक कंडीशन ध्यान रखो हमेशा, ऑन टू के लिए रेंज इक्वल टू कोडोमेन होती है। अब यहाँ पर रेंज तो नहीं है, देखना पड़ेगा हमें। कोडोमेन क्या है, n, n मतलब नेचुरल नंबर, डोमेन हमें पता है नेचुरल नंबर है, कोडोमेन तो हमें पता है इसकी नेचुरल नंबर है। यदि हम इसकी रेंज n ले आए, नेचुरल नंबर ले आए, तो हम बोल देंगे कि रेंज इक्वल टू कोडोमेन मतलब फंक्शन fx ऑन टू है। तो उसके लिए क्या करेंगे, डायरेक्टली हम क्या लेंगे, इसकी वैल्यूज लेंगे जब x इवन और ओड हो। तो हमें पता है यदि f ऑफ 1 की वैल्यू बताओ मेरे को, 1 पर क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है x की वैल्यूज क्या होंगी, नेचुरल नंबर होंगी, क्योंकि डोमेन x की वैल्यूज क्या है, नेचुरल नंबर है। तो 1 की वैल्यू बताओ, f x की वैल्यू 1 मतलब x1 मतलब ओड, x ओड होगा तो कौन सा फंक्शन होगा, x प्लस 1, वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस 1 इज 2। f2 बताओ क्या होगा, तो x की वैल्यू क्या लिया मैंने, 2 लिया है, x2 मतलब x ओड इवन लिया है, x इवन लिया है तो x की वैल्यू 2 रखो, 2 माइनस 1 1 हो जाएगी। fx3 बताओ आप, x की वैल्यू 3 मतलब ओड हो गई, x ओड हो तो फंक्शन क्या होता है, 3 प्लस 1, ये होगा 3 प्लस 1 4 हो जाएगी। ऐसे f4 ले लो, 4 पर क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 4 हो जाएगी, मतलब इवन वैल्यू है, और इवन पर फंक्शन क्या डिफाइन है, x माइनस 1, 4 माइनस 1 3। अब बताओ मेरे को यहाँ पर 1 2 3 4 पर क्या आ रहा है हमारे पास, 2 1 3 4 मीन सभी वैल्यूज आ रही है नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 4 तक लिया तो वैल्यू नेचुरल नंबर सभी आ गई हमारे पास। मतलब जो वैल्यू हम डोमेन में एक वैल्यू रख रहे हैं वही हमारे पास इनकी कोडोमेन में इसकी रेंज में वैल्यू आ रही है, मींस रेंज में सभी वैल्यू क्या आ रही है, इसकी नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं। रेंज क्या होगी, 1 2 3 4 5 ये वैल्यूज हम बोल सकते हैं अप टू इन्फिनिटी। मतलब क्या हो जाएगी, रेंज क्या हो जाएगी, मेरे पास नेचुरल नंबर हो जाएगी, और रेंज नेचुरल नंबर हो जाएगी तो मुझे पता है कोडोमेन तो शुरू में दे रखी थी हमें, क्या इसकी फंक्शन की n है, और रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन हो गई, मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। तो फंक्शन 1 1 हमें प्रूव किया था और ऑन टू प्रूव हो गया, तो मतलब 1 1 ऑन टू हो गया तो क्या बोल देंगे, फंक्शन fx इज बाइजेक्टिव फंक्शन। यही हमें प्रूव करना था क्वेश्चन की, बाइजेक्टिव फंक्शन हमें इसको प्रूव करना है। अब ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन में दे ना दे, इसमें क्वेश्चन में दे दिया था इसने कि 1 1 ऑन टू प्रूव करना है, वो इसको हाइड भी कर सकता है, क्वेश्चन नहीं देता, पूछ लेता कि सो दैट दिस फंक्शन fx इज बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे fx इज एन बाइजेक्टिव फंक्शन। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सेम हमारे 1 1 ऑन टू बाइजेक्टिव पर ही है। तो ये 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा था, इसमें स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है। तो इस क्वेश्चन देखो, इस यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रखा है सो दैट fx इज बाइजेक्टिव है, आगे भी पूछ रखा है फाइंड द इनवर्स ऑफ द f, हेंस फाइंड f इनवर्स 0 एंड f इनवर्स x इज इक्वल टू 2 हो तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। मतलब हर स्टेप के नंबर हैं कि यहाँ पर आपको ये 2 नंबर इसके रखे हुए, इसने इनवर्स के लिए 1 नंबर है, 1 नंबर आपके पास इसके रखे हुए हैं, ठीक है, और इसके f इनवर्स x के लिए भी इसके नंबर है। तो स्टेप बाय स्टेप मार्किंग हो गई, जो आप इसको सोल्व करोगे उसी आपके नंबर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना है कि f इज एन बाइजेक्टिव फंक्शन, मींस 1 1 और ऑन टू हमें प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है,
तो 1 1 के लिए क्या करेंगे, वही हमारे पास f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 की वैल्यू होगी। f ऑफ x1 क्या हो जाएगा, अब फंक्शन हमारे पास डिफाइन है कि 4x प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 4 है, तो f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 देखोगे, क्योंकि पहले भी मैंने क्वेश्चन कराया था, वहां पर भी बाइजेक्टिव हमने प्रूव करा था। क्या करा था, x1 और x2 2 वैल्यूज ली थी और उस पर हम वैल्यूज देख रहे थे क्या हो रही है। यदि वो वहां पर सेम वैल्यू आ जाती है दो डिफरेंट वैल्यूज पर, तो हम बोलेंगे मैनी 1 हो जाएगा, नहीं तो फिर वो 1 1 नहीं होगा। पर उस क्वेश्चन में क्या हो गया था, दोनों x1 और x2 इक्वल आ गई। यदि ये दोनों इक्वल आ जाती है हम तो बोल देंगे 1 1 है। तो यहाँ से वैल्यू लेकर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर रखो f ऑफ x1 पर क्या हो जाएगा, 4x1 प्लस 3 अपॉन 3x1 प्लस 4 इक्वल्स टू यहाँ पर x2 पर क्या हो जाएगा, 4x2 प्लस 3 अपॉन 3x2 प्लस 4। अब इसको हम सोल्व करेंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x1 मल्टीप्लाई करो इसको, 12x1 x2 प्लस 9x2 प्लस 16x1 प्लस 12 इक्वल्स टू 12x1 x2 प्लस 16x2 प्लस 9x1 प्लस 12। अब यहां पर देखो 12x1 x2 हमारे पास राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ है, ठीक है, तो कैंसिल आउट हो गया। कांस्टेंट टर्म भी है हमारे पास 12 12, वो भी कैंसिल आउट हो जाएगी। अब x1 और x2 की टर्म्स को एक तरफ रख लेंगे। x1 कहां पर है, 16x1 है और इधर 9x1 है, तो 9x1 को इधर ले आएंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास 16 माइनस 9 7x1, और x2 की टर्म 16x2 और ये 9x2 की टर्म इधर जाएगी 7x2 हो जाएगी। 7 से 7 कैंसिल आउट, x1 की वैल्यू क्या आ गई x2, मतलब क्या आ गया f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 हमने लिया था, तो क्या आ गया x1 और x2 क्या थे, दोनों एलिमेंट्स सेम एलिमेंट को प्रदर्शित कर रहे थे। मतलब क्या बोलते हैं कि दोनों सेम एलिमेंट है उस f फंक्शन के, तो डोमेन में सेम एलिमेंट है, मतलब क्या है कि ये फंक्शन fx 1 1 फंक्शन हो गया। अब ऑन टू के लिए क्या करेंगे, ऑन टू के लिए फंक्शन fx को y मान लेते हैं, कोई एक नंबर y, ठीक है। तो डायरेक्टली यहां पर मैं केवल इनवर्स फंक्शन आपको दिखाऊंगा और इसका f इनवर्स 0 और f इनवर्स x इक्वल टू 2 वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, ठीक है, क्योंकि ऑन टू में भी वही डेफिनेशन होती है जो y वैल्यू लेने पर, मतलब fx इज इक्वल टू y लेने पर ही वैल्यू फाइंड आउट होती है, वहां से हमारी पता चल जाएगा। इसकी डोमेन और कोडोमेन हमें दी हुई है, तो fx इक्वल टू y है, fx की वैल्यू क्या है 4x प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 4, ये y हो जाएगा। अब यहां से ये fx इज इक्वल टू y है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू f इनवर्स y, x की वैल्यू f इनवर्स y मींस x की y की टर्म्स में। तो यहां से हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 3xy प्लस 4y, तो x की टर्म्स एक तरफ रख लो, x की टर्म ये हमारे पास है और y उधर ले जाएंगे इसमें, तो x टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा 4 माइनस 3y और इक्वल्स टू 4y माइनस 3 हो जाएगा, तो इस 3 को उधर लेगा और इस 3xy को इधर लेगा, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या हो गया, ये वैल्यू x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल्स टू 4y माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 3y, ये वैल्यू x की आ गई। x क्या था, f इनवर्स y था, मतलब f इनवर्स y आ गया हमारे पास क्या 4y माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 3y। अब ये y की टर्म्स में है तो x में लिख सकता हूं, y को रिप्लेस कर दो x में, f इनवर्स x हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो क्या हो जाएगा f इनवर्स x विच इज इक्वल्स टू 4x माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 3y, ये हो जाएगा f इनवर्स x। ये f इनवर्स x आ गया। अब क्वेश्चन में f इनवर्स x भी पूछा था, वो हमने बता दिया है। फाइंड f इनवर्स 0, f इनवर्स 0 तो आपको पता है कि x की वैल्यू 0 पुट कर दो, f इनवर्स 0 आ जाएगा। पुट x इक्वल टू 0, ये आपको लिखना है उसमें, पुट x इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा f इनवर्स 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 माइनस 3 अपॉन 0 में पुट करेंगे 4 हो जाएगी। f इनवर्स 0 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास -3/4, ठीक है। उसके बाद और पूछ रखा क्वेश्चन में कि एंड x सच दैट f इनवर्स x इक्वल टू 2, यदि f इनवर्स x की वैल्यू 2 के इक्वल है तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है x की वैल्यू क्या आएंगी, ठीक है। तो ये आपको आंसर बताना है इसमें कि यदि f इनवर्स x की वैल्यू हम 2 लें तो x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। इस x की वैल्यू 2 पर f इनवर्स x इक्वल टू 2 होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है इसका, ठीक है। तो ये आपका पूरा एक्सप्लेनेशन है कि 1 1 फंक्शन बाइजेक्टिव प्रूव करने के लिए करते हैं। 1 1 हमने दिया, इसके बाद इनवर्स हमने फाइंड आउट किया, fx को y के इक्वल पुट किया और जो भी वैल्यू पुट कर रहा था f इनवर्स 0 हमें फाइंड आउट करना है या फिर f इनवर्स x इक्वल टू 2। तो आपको इसका आंसर देना है कि f इनवर्स x इक्वल टू 2 होगा तो x के किन वैल्यू पर f इनवर्स x
2 होगा। तो ये हमारे पास पूरा इसका 1 मार्क्स 4 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस लेकर हमने इसमें रिलेशन फंक्शंस को पूरा खत्म किया। इसमें रिलेशन फंक्शंस में हमने इक्विवेलेंस के क्वेश्चन लिए, बाइनरी ऑपरेशंस पर आपको क्वेश्चंस लिए हमने, ठीक है, इसकी बाइजेक्टिव फंक्शन, 1-1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इस पर हमने क्वेश्चन लिए। इसमें से ये हमारे पास टोटल क्वेश्चन मतलब कि इसमें 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है केवल, इक्विवेलेंस, बाइनरी ऑपरेशंस और बाइजेक्टिव मींस 1-1 या ऑन टू फंक्शन। ठीक है, सो ओके, तो थैंक यू।